This is Fun Education and welcome to my channel। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस भौतिकी में सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, जो भी समझ में आए वीडियो देखें और अंतिम तक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल आवर्त गति। जब कोई पिंड, सरल आवर्त गति क्या होती है, पहले हम आवर्त गति पढ़ते हैं। क्या होता है आवर्त गति? जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्त गति कहते हैं। मतलब कोई भी, अगर एक यहाँ पॉइंट है, कोई भी पिंड किसी भी पथ को रिपीट करता है, पहले इधर जाता है फिर वापस आता है, इधर जाता है, तो रिपीट करता है अपनी गति को, तो उसको आवर्ती गति कहते हैं। ठीक। फिर दोलिनी गति। यदि कोई पिंड किसी आवर्त गति में एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति को काल्पनिक गति या दोलनी गति कहते हैं। जैसे यही है पिंड, ये इधर जाता है और इधर जाता है। ठीक है, पहले ये इधर जाता है फिर ये इधर की ओर जाता है, तो ये जो साम्य स्थिति इसकी है, इसके इधर उधर कंपन कर रहा है, तो ये कंपनिक गति या दोलनी गति कहलाएगी। फिर आगे चलते हैं। प्रत्येक दोलनी गति अवश्य ही आवर्ती गति होगी, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। अब जब गति होगी तो विस्थापन भी डेफिनेटली होगा, तो इसका विस्थापन समीकरण जो है y = a sin ओमेगा t और x के रिस्पेक्टिवली ये आएगी a cos ओमेगा t + 5। अब इसका जो अब टाइम होगा, उस गति कर रहा है तो उसका आवर्त काल भी होगा, यानी टाइम होगा, तो उस टाइम को हम आवर्त गति के टाइम को हम आवर्त काल कहेंगे, जो कि इक्वल होता है t बराबर, इसको हम t से डिनोट करते हैं 2π/ओमेगा। इसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति हम जानते ही हैं कि 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है वही। ठीक है। तो आवृत्ति n = 1/t दैट इज इक्वल टू ω/2π। ये हमारा फार्मूला आवृत्ति के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र। अगर विस्थापन इसका वक्र देखा जाए तो उसका जो फार्मूला होगा, यानी समीकरण होगा, वो y² a sin 2π t/T ये हो जाता है। इसको हम साइन ज्या भी कहते हैं, साइन वक्र या ज्या वक्र कहते हैं। फिर सरल आवर्त गति में वेग जो होता है वो u = ओमेगा a² अंडर रूट में a² - y²। इससे यह स्पष्ट होता है कि गति करते किसी कण का वेग कण के विस्थापन y के साथ साथ बदलता है। जैसे y रहेगा वैसे इसका वेग भी बदलता रहता है। जब विस्थापन शून्य होगा, अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो कण अपनी साम्य स्थिति में गुजरता है, और जब वेग अधिकतम होगा यानी u जो है मैक्स होगा तो विच इज़ इक्वल टू a ओमेगा, तथा जब विस्थापन अधिकतम होगा तब वेग शून्य हो जाएगा। अगर जो है y जो है ज़्यादा हो जाता है तो वेग शून्य हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण। तो अल्फ़ा इसको डिनोट किया जाता है विच इज़ इक्वल टू -ω² y, ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। रेखीय सरल आवर्त के प्रतिबंध या शर्त। कैसे माना जाएगा कि कौन सी सरल आवर्त गति जो है वो रेखीय में आएगी। आगे चलते हैं। पहला कहता है कि कण की गति एक स्थिर बिंदु के इर्द गिर्द सीधी रेखा में हो।
ये जो है, अगर कोई पिंड है तो इस डायरेक्शन में चले, फिर वापस इस डायरेक्शन में चले। जैसे कोई भी ये है, इसमें स्प्रिंग की गति जो होती है, अगर इधर खींचा जाए फिर अपने आप वापस आती है तो इधर उधर कंपन करती है, तो ये हो जाएगी सरल रेखीय गति। फिर कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल सदैव उस बिंदु से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। जो प्रत्यानयन बल हो यानी एफ विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, ये होना चाहिए। जैसे विस्थापन जितना ज़्यादा रहेगा उतना, जैसे प्रेशर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो विस्थापन भी ज़्यादा होगा। फिर आगे चलते हैं, बल सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो, जो भी बिंदु है उसी के ओर लगा हो। आगे चलते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल। अब सरल लोलक जानते ही हैं कि एक जो है पिंड हो, उसको रस्सी से बांध दिया जाए दृढ़ स्तंभ से, तो वो हो जाएगा हमारा सरल लोलक। अगर उसकी मोमेंट ए स्थिति और बी स्थिति ये हो जाएगी, और ये इसकी साम्य स्थिति हो जाएगी। जब इस इधर और इसके इधर जब गति करता है तो इसको भी सरल आवर्त गति कहते हैं। फिर इसका जो आवर्त काल होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। इससे ये स्पष्ट होता है, फार्मूले के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ गोलक के द्रव्यमान पर, मतलब गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी लेंथ पर। अगर लेंथ उसकी बढ़ाई जाए तो जो है आवर्तकाल ज़्यादा होगा, और लेंथ घटाई जाए तो आवर्तकाल कम होता चला जाएगा। फिर सेकंड लोलक ऐसा लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ना कि 1 सेकंड। आगे चलते हैं, लोलक के आवर्तकाल की आयाम पर निर्भरता। आयाम पर कैसे निर्भर करता है, आइए देखते हैं। यदि कोणीय आयाम 5 डिग्री से प्रारंभ करके 10 डिग्री 15 डिग्री लेते हुए 60 डिग्री तक बढ़ाएं और प्रत्येक दशा में आवर्तकाल नापें तो 10 से 15 डिग्री तक आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, परंतु इसके बाद बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अगर हम 5 से बढ़ाते बढ़ाते 10-15 तक जाएं, उसके बाद 60 तक बढ़ाएं, तो प्रत्येक स्थिति में 10-15 डिग्री तक वो जो है आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, लेकिन जैसे इसके आगे बढ़ेंगे वैसे वो बढ़ने लगता है। फिर आगे चलते हैं, आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता, परंतु यह केवल छोटी आयामों के लिए ही सत्य, मतलब आदर्श कंडीशन पे ही सत्य है, बाकी नहीं। आगे चलते हैं, आवर्तकाल की लोलक के आवर्तकाल की प्रभावी लंबाई पर निर्भरता। जो उसकी प्रभावी लंबाई होती है लोलक की, उस पर निर्भरता। तो लोलक का आवर्तकाल t जो होता है वो लोलक की प्रभावी लंबाई l के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। आपने फार्मूले में देखा तो यहाँ वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, बाकी तो कांस्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, यदि लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए, अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में है तो वो 2 गुना हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है, तो वो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि झूले पर झूलती लड़की जब खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाने से झूले की प्रभावी लंबाई घट जाती है, जिससे उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। जैसे ही अब लड़की अगर झूले पे पहले बैठी है, ये ऐसे करके बैठी है, तो जो है इसका आवर्तकाल जो है वो कम होगा। जैसे ही खड़ी हो जाएगी झूले पे, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। नहीं, वो लंबाई अगर बढ़ जाती है, हाँ, जैसे ऊपर उठ जाएगी उसका जो है गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और जो है लंबाई घट जाती है, जिससे आवर्तकाल कम हो जाता है। आगे चलते हैं, लोलक के आवर्तकाल की पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भरता। कैसे निर्भर करता है ये भी देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऊपर हम देख चुके हैं।
फिर जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान में ले जाते हैं, मतलब जैसे अगर गहराई में ले जाएं तो जी का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। जी का मान जब घट जाता है तो इसका जो है घड़ी सुस्त हो जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। आगे भी चलते हैं। उपग्रह के भीतर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है, अर्थात जी का प्रभावी मान शून्य होता है। उपग्रह के भीतर लोलक दोलन नहीं करेगा, अर्थात वहाँ लोलक वाली घड़ी कार्य नहीं कर सकती, वहाँ जी का काम है नहीं, वहाँ वस्तु वह भारहीनता का अनुभव करती है। तो जब भारहीनता का अनुभव करती है तो घड़ी जो है तो लोलक वाला घड़ी चलेगा नहीं। आगे चलते हैं। अनंत लंबाई के लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो 84.6 मिनट होता है। कितना होता है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, टीजीटी के लिए ये पूछ सकता है कि अनंत लंबाई के लोलक का 84 आवर्तकाल होता है, 84.6 मिनट आवर्तकाल होता है। बाकी तो सब इम्पॉर्टेंट है ही हैं, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नगण्य द्रव्यमान की क्षैतिज स्प्रिंग में बंधे पिंड की गति, जैसे अगर कोई है स्प्रिंग वो बंधी हुई है और उसका द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है, ये है, तो उसकी गति के लिए देखते हैं। उसका जो आवर्तकाल होगा वो 2 पाई आर ओ और अपान जी। आर ई जो होगा, आर ई तथा जी का मान रखने पर अगर देखा जाए तो हम 84.6 यानी 84.6 मिनट हम ये पा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। एल लंबाई के एक सरल लोलक का गोलक ऋणावेशित है। यदि गोलक के ठीक नीचे एक धनावेशित धातु की प्लेट रखकर लोलक को दोलन कराया जाए तो वैद्युत आकर्षण के कारण लोलक का प्रभावी भार अर्थात जी का प्रभावी मान घट जाने से आवर्तकाल घट जाएगा। वैद्युत आकर्षण के कारण गोलक का प्रभावी भार अर्थात जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल भी है और साथ में जी का भी, तो बढ़ जाएगा और आवर्तकाल घट जाएगा। फिर आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी पर रखी दो घड़ियों में एक लोलक द्वारा नियंत्रित है तथा दूसरी स्प्रिंग द्वारा, यदि हम दोनों घड़ियों का चंद्रमा पर ले जाएं और वहां ठीक समय प्रदर्शित करेंगी या नहीं, ये हम देखते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ ग्रेविटी पे निर्भर नहीं, जो है ग्रेविटी अलग है यहाँ की अपेक्षा, तो जो है स्प्रिंग के दोलन का आवर्तकाल स्प्रिंग के बल नियतांक तथा लटकाए गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर है तथा इसका मान चंद्रमा पर भी वही रहेगा जो पृथ्वी पर है। अतः स्प्रिंग वाली घड़ी चंद्रमा पर भी वही समय बिताएगी जो पृथ्वी पर बताती है, परंतु लोलक घड़ी जिसका आवर्तकाल जी से निर्धारित होता है चंद्रमा पर जाकर सुस्त हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जी का मान कम होने से दोलनकाल बढ़ जाएगा, इसलिए समय ठीक से नहीं बताएगी दोलन वाली घड़ी। फिर आगे चलते हैं। यदि ऊपर जाने पर जी के मान में 10% की कमी हो जाए, अगर 10% की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो लोलक घड़ी से सही समय प्राप्त करने के लिए हमें लोलक की जो लंबाई होगी यल वो 10% घटानी पड़ेगी, तब जाके हुए। फिर आगे चलते हैं। एक सरल लोलक की संपूर्ण ऊर्जा ई है। जिस क्षण लोलक का विस्थापन आयाम का आधा है उस क्षण जो गतिज ऊर्जा होगी वो 3e⁴ हो जाएगी और गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो e⁴ हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि दोलन करते हुए एक सरल लोलक का आयाम 2 गुना कर दिया जाए, अगर आयाम उसका 2 गुना कर दिया जाए तो दोलन काल में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, परंतु कुल ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, अधिकतम वेग 2 गुना हो जाएगा तथा त्वरण भी 2 गुना हो जाएगा। अगर आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो ये सब ऊर्जा जो है 4 गुनी, वेग 2 गुना और त्वरण भी 2 गुना हो जाएगा।
फिर आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।